चलो पढ़ लेते पढ़ लेते। न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे थे। तो हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमने जैसा बोला था, पहले पिछले क्लास में मैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बताया था, और आपको मैंने बोला था उसके क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। देखे थे आप लोग? सेक्शन ए में मिला होगा। यस सर। यस सर। तो बन रहा था। यस सर। यस सर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में लिखिएगा, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन पेयर आर ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन पेयर is transfer, when the electron pair is transferred to electron deficient carbon, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई भी हो, कार्बन मेन चलता है इसलिए कार्बन लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी का नाम दिया जाता है। जब आप कोई इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करते हो, किसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे मान लो एक सिंपल सा वे है, जैसे मान लीजिए एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, और इधर से आपने इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर किया न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, मतलब यही हुआ, और ये लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर गया। तो इसी को बोलते हैं कार्बन डेल्टा प्लस। ले लो कार्बन डेल्टा प्लस, नीचे आप ले लीजिए। तो कार्बन डेल्टा प्लस वाला है और लिविंग ग्रुप डिपार्ट किया, तो कुछ ऐसा न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट बनता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को ट्रांसफर कराते हो, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। अब बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किस किस बात पर डिपेंड करेगा, मतलब फैक्टर्स क्या होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए। तो देखो, पहली बात तो यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का सबसे बढ़िया मीनिंग क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? जिसके यस पास सर, जो इलेक्ट्रॉन मीनिंग है। डेंसिटी ज्यादा है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, वो अमीर होगा। अमीर कितना ज्यादा होगा, उतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में फैक्टर्स क्या होगा? तो फैक्टर्स फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी फैक्टर्स फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी फैक्टर्स फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए फैक्टर्स क्या है? तो पहला, इन पीरियड में बात करते हैं ना। इन पीरियड में क्या होगा? इन पीरियड में क्या होगा? सर, डिक्रीज होगा। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना, टॉप टू बॉटम, सॉरी, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहले तो लेफ्ट टू लेफ्ट राइट। टू राइट, हाँ। हाँ, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब एल टू आर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है ना। जी सर। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस ना। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट क्या होगा? डिक्रीज। इट जी मीन सर। nucleophilicity decreases. It means nucleophilicity decreases, or from left to right. Left to right nucleophilicity घटेगा ना. On moving from जी left to right, electronegativity increases. It means nucleophilicity decreases from left to right ना. तो अगर आप कार्बन माइनस को देख रहे हो, CH2 माइनस को देख रहे हो, NH2 माइनस को देख रहे हो, OH माइनस को देख रहे हो और F माइनस को देख रहे हो, इन सब में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? कार्बन CH2 वाला, माइनस। फिर नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन वाला। तो इसमें अलोंग द पीरियड अगर आप बात करोगे तो कार्बन एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, कार्बन माइनस वाला। उसके बाद नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हाइड्रोजन आता है। अगर कहीं पे देखो, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने पढ़ा होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो न्यूक्लियोफाइल होता है बहुत ही हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जो कार्बन माइनस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या देता है?
R माइनस देता है तो R माइनस का मतलब कार्बन माइनस, और कार्बन माइनस एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बहुत जल्दी जल्दी अटैक करता है। तो कार्बन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी। उसके बाद NH2 माइनस। सर लेकिन ये जो कार्बन माइनस है सर, ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना? कार्बन माइनस CH3 माइनस लिखना है यहाँ पे। कार्बन माइनस मतलब CH3 माइनस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है ये। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे है, देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, 3 बॉन्ड यस बना सर। है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर है, तो 8 हो ही गया ना। डेफिशिएंट नहीं है ये, CH3 माइनस लिखना वहाँ, CH2 माइनस लिखा गया था। CH3 माइनस ग्रेटर देन NH2 माइनस ग्रेटर देन OH माइनस ग्रेटर देन F माइनस होगा। दूसरा, अगर इन ग्रुप में बात करें तो क्या होगा, अगर ग्रुप में बात करें तो क्या लिखेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या देंगे इन ग्रुप में। अगर मैं ग्रुप में बात करूं तो टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। एक तरह से पोलराइजेशन ही हो Yes, रहा है ना, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं एक तरह से क्या हो रहा है, पोलराइजेशन ही हो रहा है ना। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी जो होता है इंक्रीज होता है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। पोलराइजेबिलिटी मतलब आयंस जो बढ़ेगा ना साइज, उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। अगर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियोफिलिसिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। तो I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस और फिर F माइनस। ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के दो पीरियोडिक टेबल में ऑर्डर आते हैं। सर ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं कर सकते थे? देखो ग्रुप में कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है ग्रुप में। ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है नहीं। जब ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखना चाहिए। तरीका यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब कार्बन पर अटैक करता है तो उसको पोलराइज ही तो करता है। देखो इस तरह से अटैक करता है ना, यहाँ पे पोलराइजेशन आता है। इसी हाँ पोलराइजेशन सर। के कारण इसको पोलराइजेबिलिटी से डिफाइन कर दो। I माइनस पोलराइजेशन ज़्यादा होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि पोलराइजिंग पावर एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो I माइनस में yes, sir. पोलराइजेशन ज़्यादा है, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट घटेगा, और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा। तीसरा टर्म आता है, तीसरा इसका अगला फैक्टर होगा। एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, सर बढ़ाएगा। घटाएंगे। नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब अमीरी से है। जो जितना हाँ, अमीर होगा वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बात आप जानते भी हो। हाँ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा। यहाँ पे लिख लीजिए आप, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, आपसे ये पूछता है कि बताओ इनमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा अच्छा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है एग्जाम में, तो बेसिक जी चीजें सर। तो आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है प्लस एम हो गया, प्लस आई हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। प्लस एम, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG माइनस एम माइनस आई डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, डिक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो प्लस एम और प्लस आई हाइपर कंजुगेशन न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, और माइनस एम माइनस आई न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाएगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि CH3O माइनस और OH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा? CH3O माइनस और OH माइनस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। CH3O माइनस, क्योंकि इसमें प्लस आई लगेगा ना। देखो, और अभी तो आपने बोला कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगता है उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है, तो CH3O माइनस ग्रेटर देन OH माइनस होगा। अगर इसमें बात करें CH3O माइनस OH माइनस
PHO माइनस। इन तीनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इन तीनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सब PHO सर सिंगल माइनस। PHO माइनस। ये -M का काम कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन यस का नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइजेशन में है ना, तो -M ना हो गया ये PH, यहाँ पे +I हो गया। कौन बढ़ा रहा है? +I ने बढ़ाएगा। अरे -M PH सब क्यों है? अब खुद सोचिए, पीएच में तीनों नेचर होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब O माइनस के साथ आएगा, O माइनस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इसका मतलब O माइनस इलेक्ट्रॉन सर लेकिन सर रेजोनेंस की वजह से तो सर रेजोनेंस की वजह से तो स्टेबलाइज हो जाएगा ना ये। तो स्टेबलाइज नहीं करना है ना हमें। स्टेबलाइज कहाँ करना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब स्टेबलाइजेशन से कहाँ है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब जो पैसे वाला ज्यादा है, तो जो जैसे आप बेसिक स्ट्रेंथ में बात कर रहे थे ना, वैसे ही न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होता है ना। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देख रहे थे आप अमीर देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन हाँ डेंसिटी देख रहे थे, तो लोकलाइज्ड वाले का डिलोकलाइज्ड से ज्यादा हो रहा था ना। लोकलाइज्ड इज मोर देन डिलोकलाइज्ड, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में लोकलाइज्ड का ज्यादा होगा डिलोकलाइज्ड से। ये भी लिख लो आप, न्यूक्लियोफिलिसिटी का हो। ये तो क्लियर है ना, अमीर वही होता है जिसके पास पैसा होता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर इन लोकलाइज्ड, मोर इन लोकलाइज्ड, न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर इन लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में डिलोकलाइज में ज्यादा होता है। लोकलाइज्ड में ज्यादा होगा, डिलोकलाइज में कम होगा ना बेटा। इसमें ऑर्डर ये बनेगा, देखो CH3 माइनस, HO माइनस और लास्ट में होगा PHO माइनस। ऐसा है या नहीं बोलो? न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, ये बात तुम दिमाग में लगा लो ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा दिक्कत थोड़ी ना, अलग थोड़ी ना है। अब खुद सोचो ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपने खुद बोला है बढ़ाएगा, जब ऑक्सीजन माइनस का कंजुगेशन दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया ना, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गया तो उसमें डोनेट करने की कैपेसिटी घट गया, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा ना, अमीर है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब अमीर ही इसे देखना है। और अमीर कौन होता है? जो किसी कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब वो और अमीर हो जाता है, या फिर अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे रहा है तब भी वो अमीर होता है। लेकिन अगर वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो गरीब हो गया ना। तो न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होता है जो अमीर होता है। ठीक, सब मतलब जैसे बेसिसिटी था सब वैसी न्यूक्लियोफिलिसिटी यस, भी है। सेम बात है। जैसे बेसिसिटी था वैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी है, लेकिन कुछ ऑर्डर डिफरेंस है। ग्रुप में आप बेसिसिटी का ऑर्डर जब पढ़िएगा उसमें होगा F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ग्रुप में जो बेसिसिटी होता है वो H प्लस को डोनेट किया जाता है। तो H प्लस को डोनेट करने में पोलराइजेशन शब्द नहीं आता है, H प्लस को सीधे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के हम बता रहे थे, क्योंकि वो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है। ये किसको देता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को। तो बहुत सारे मामलों में बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम ही है, वो गलत भी नहीं। अरे भाई, दोनों तो रीच को ही बता रहा है ना। जो जितना अमीर होगा न्यूक्लियोफाइल वो उतना जल्दी अटैक करेगा कि नहीं करेगा, आप सोचो। जो जितना ज्यादा पैसे वाला होगा वो जल्दी जल्दी पैसा देगा कि नहीं देगा? देगा। तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा कि नहीं होगा? और अगर रिएक्शन रेट फास्ट हुआ, इसका मतलब आपका रिएक्शन जो हो रहा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी है, तभी ना रिएक्शन रेट फास्ट होगा। अगर आपने खराब सर न्यूक्लियोफाइल ले आया, हाँ बताओ। हमको एक बात बता जी सर, थोड़ा स्क्रॉल करिए सर नीचे। हाँ हाँ बोलो। सर जैसे बेंजीन के ये जो पहला वाला एग्जांपल कराए हैं CH3O माइनस और OH माइनस में, ठीक है, सर इसमें +M किसका ज्यादा है सर? कौन ज्यादा अमीर है? CH3O माइनस और OH माइनस में तो CH3O माइनस अमीर है, तो CH3 का प्लस आई लग रहा है। अरे सर इसमें +M वाले में मैं कॉपी में भी देख रहा हूँ, आपने ऑर्डर लिखवाया था OH का ज्यादा होगा OR से। अरे यार, तो प्लस एम कहाँ लग रहा है भाई? प्लस एम किसके साथ लग रहा है? ये ग्रुप किसी के साथ जुड़ा हुआ थोड़ी है, अकेले है भाई। ये ग्रुप किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अकेला ग्रुप है। CH3O माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अकेला ग्रुप है ना। ये बेंजीन के साथ जुड़ के थोड़ी हम पूछ रहे हैं आपसे, ये बेंजीन का प्लस एम थोड़ी देख रहे हैं हम। अच्छा ये अच्छा, अकेला ठीक सर, ग्रुप है ना, ठीक ठीक। अकेला ग्रुप पे कहाँ प्लस एम और माइनस एम लगता है? वो वहां पे जो लिखा है वो ऐसे लिखा है, वहां लिखा है OH और OCH3, ये दोनों में अंतर है। ये क्या मतलब है? ये बेंजीन के साथ जुड़ के बात कर रहा है, ये बेंजीन के साथ जुड़ के बात कर रहा है, तो दोनों में अंतर है ना। यहाँ पे तो ठीक सिर्फ सर, ठीक। ये ग्रुप ये इतना ही है ना, CH3O माइनस।
तो O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना पड़ेगा। अब O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 के कारण बढ़ेगा और O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पे देखो O माइनस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 के कारण बढ़ेगा, OH में तो कुछ होगा सर नहीं, pH में रेजोनेंस है। हाँ बोलो। सर तो मतलब इसमें हम लोग प्लस एम माइनस एम कंसीडर नहीं कर सकते हैं जब तक वो कोई ग्रुप ना जुड़ा हो, जैसे फिनाइल या फिर ये प्लस सब। एम माइनस एम तब होता है जब वो कंजुगेशन में होता है यार। कंजुगेशन आपको यस CH3O सर। माइनस में कोई कंजुगेशन दिख रहा? मुझे तो नहीं दिख रहा। CH3O नहीं माइनस सर। में कोई कंजुगेशन आपको दिख रहा है कि प्लस एम और माइनस एम बोलिएगा? OH माइनस में कोई नहीं सर। कंजुगेशन आपको, इतना ही ग्रुप है बस। और जो प्लस एम अच्छा माइनस एम यस का सर। ऑर्डर है ना, वो किसी एक कंजुगेटेड सिस्टम से लगने के बाद का ऑर्डर है वो। ये आप किसको यस सर। बना रहे हैं आप? आपके पास ये OH ठीक है माइनस सर। पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे PHO समझ गया। माइनस है। हाँ तो PHO माइनस में ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा? जी बोलो। सर। तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर ऑर्डर की है। हाँ हाँ बोलो, अभी ठीक है? हाँ सर अब ठीक है। इसको बताओ थोड़ा, इसको बताओ। PHO माइनस है और यहाँ लिखा है CH3COO माइनस। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? PHO माइनस और CH3COO माइनस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सब पीएचओ होना चाहिए। यहाँ पे जो रेजोनेंस है ना वो इक्वल कंट्रीब्यूशन में है। तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड होगा ना, वो -1/2 में डिवाइड हो जाएगा, 50% चार्ज खत्म हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जब आप रेजोनेंस कराओगे तो 100% चार्ज 80% में बदलेगा, -0.8 में बदलेगा। ये -0.8 में बदल रहा है, ये -0.5 में बदल। इक्वल कंट्रीब्यूशन है ना यहाँ पे। इक्वल वाले में ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो जाता है, नेगेटिव चार्ज घट जाएगा ज्यादा ना, इक्वल कंट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पे क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का अमाउंट कम हो जाएगा। अगर आप PHO माइनस और CH3O माइनस में बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो किसका ज्यादा होगा? PHO माइनस, और ग्रेटर होगा CH3COO माइनस। क्यों? क्योंकि देखो ये जो CH3COO माइनस है उसमें कंट्रीब्यूशन इक्वल है, बराबर बराबर है, और PHO माइनस में कंट्रीब्यूशन अनइक्वल है। अनइक्वल होने के कारण जो चार्ज 100% है वो चार्ज 80% रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 85% रह पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा ज्यादा अमीर कौन रहा? PHO माइनस रहा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन तुम कौन दे रहे हैं उसको आप ऑर्डर बताना। एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप बताइए। एक लिखा है CH2 CH3 माइनस लिखा है, NH2 माइनस लिखा है, OH माइनस लिखा है, CH3O माइनस लिखा है, PHO माइनस लिखा है और ACO माइनस लिखा है। इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? इसमें सर बताएं। हाँ बोलो। सबसे ज्यादा सर OCH3 का होगा, फिर CH3 का होगा, फिर NH2 OH माइनस, फिर PHO ACO माइनस। सर ये एसीओ सिंगल माइनस क्या है? एसीओ माइनस, एसीओ सिंगल माइनस का मतलब एसीटेट आयन है, एसीटेट बोलते हैं इसको। एसी का मतलब होता है CH3COO माइनस। ये एसीटेट वाला को ACO माइनस लिखते हैं ना। एसी का मतलब होता है CH3CO। इसमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? सर मेरे हिसाब से तो OCH3 माइनस का होगा सर, और कोई आंसर? फिर CH3 माइनस, फिर NH2 OH, फिर ऐसे सबसे होगा। ज्यादा CH3 माइनस का होगा ना। कार्बन डोनर अच्छा होता है, तुम्हें बताया तो हाँ लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ता है। तो एक कार्बन माइनस है, एक नाइट्रोजन माइनस, एक ऑक्सीजन माइनस है। तो कार्बन माइनस ज्यादा अच्छा होगा नाइट्रोजन माइनस से। कार्बन माइनस, देखो आप पीरियड में आपने पढ़ा तो अभी कि नहीं कार्बन नहीं, वो अच्छा। पीरियड वाला समझ में आ रहा है सर। हाँ जैसे ये तो CH3 है और ये OCH3, अच्छा इसमें ऑक्सीजन, ठीक सर, ठीक ठीक। ये ऑक्सीजन में माइनस है ना, हाँ कार्बन हाँ माइनस ठीक अच्छा ठीक ठीक ठीक। न्यूक्लियोफाइल होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। हाँ सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया CH3 माइनस, उसके बाद हो गया फिर NH2 NH2 माइनस, माइनस। उसके बाद हो गया CH3O माइनस। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई लग गया ना इसलिए। उसके हाँ बाद हाँ हो गया OH माइनस, उसके बाद हो गया PHO माइनस, उसके बाद हो गया ACO माइनस। ऐसे ये है हाँ ठीक न्यूक्लियोफिलिसिटी का है। ऑर्डर ना। कार्बन अच्छा हम्म। न्यूक्लियोफाइल होता है, हमेशा ध्यान रखना। लेफ्ट राइट तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगा,
टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब लोकलाइज्ड वाले का न्यूक्लियोफिलिसिटी डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा होगा। बस इतना याद करो इतना बस हो जाएगा। अगला एग्जांपल मान लो, देखो जैसे कोई आपसे कहे कि ठीक है बताओ बेटा, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH2 माइनस है और यहाँ पे NO2 है, ये A है, CH2 माइनस है और यहाँ पे OCH3 है, ये B है, यहाँ पे CH2 माइनस है और यहाँ पे NH2 है, ये C लिखा हुआ है और एक आपका CH2 माइनस है और यहाँ पे लिखा है CH3, ये D लिखा है। ऑर्डर बताना है क्या होना चाहिए। सर सबसे ज्यादा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। सोच समझ के आराम से बताओ, जल्दीबाजी मत करो। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब पैसे से है, किसके पास सबसे ज्यादा हाँ पैसा है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सी वाले के पास है सर, उसके बाद फिर बी वाले के पास है, उसके बाद फिर डी वाले के पास है, फिर ए वाले के पास है। सही बात सर है। सबसे ज्यादा C B फिर D फिर A। बस यस सर। माइनस M है NO2 हाँ प्लस M है OCH3 NH2 प्लस M और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, तो प्लस M वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ाएगा ना, कार्बन पे माइनस ज्यादा हो जाएगा। जी प्लस सर। M के कारण कार्बन पे माइनस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होगा C का, फिर B का, फिर D का और सबसे कम होगा A। यहाँ होगा ठीक है। CBDA। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे तो देखना है, जो इस पे नेगेटिव चार्ज जो ज्यादा बढ़ाएगा, अभी हमने वही लिखवाया है, देखो ऊपर लाइन लिखोगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाता है। यही बात लिखवाया है ना मैंने अभी। यहाँ जी पे सर जी। NO2 माइनस M शो कर रहा है, OCH3 प्लस M, NH2 प्लस M और CH3 हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा CBDA। ऐसा समझ में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। हाँ अगला मान लो यस क्वेश्चन सर। ऐसे दे देता, कहे तुमसे कि भाई देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी बेसिक स्ट्रेंथ ही देखना है आपको, एक तरह से कहा जाए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी आप बेसिक स्ट्रेंथ ही देखो। अब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, एक ये दे देता, एक तुम्हारा दे देता CH3 CH2 माइनस, इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, ये A है और ये B है, इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, दोनों कार्बन माइनस ही है, लेकिन अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सर B सर बी वाला। वाला, बी वाला। क्योंकि ये लोकलाइज्ड है हाँ ये और ये डी डिलोकलाइज। लोकलाइज्ड है। इसी कारण से आपने बताया कि बी का जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज्यादा होगा। जी उसके सर। बाद अगर मान लो ऐसे कोई पूछ देता, एक है CH3 CH2 माइनस, एक है CH3, यहाँ लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस है और एक है आपका HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये A है, ये B है और ये C है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, सर सबसे ज्यादा ए की, फिर बी की, फिर सी की। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ ये आपका है sp3, ये आपका sp2। sp2 और ये sp। तो जी न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो होगा ABC होगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है ना। जी सर जी। हाँ ये भी लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ना, इनवर्सली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस पे एक और क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाता, ऐसे पूछ दे, एक ये इस तरह का रिंग बना हुआ है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, उसके बाद एक बेंजीन रिंग बना है और यहाँ पे माइनस है, और आपके पास एक और दिया हुआ है ऐसे। तो इनमें बताओ तो आंसर क्या होगा, ABC में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है। सबसे ज्यादा ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला। देखो A वाले में क्या है कि sp3 वाला है, sp3 हाँ लोकलाइज्ड, ये sp2 लोकलाइज्ड है, ये भी sp2 हाँ है बट ये डीलोकलाइज्ड है, जी सर। ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, देखो ये कहीं नहीं जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ ये लोकलाइज्ड है वो डीलोकलाइज्ड है। और sp3 वाला sp2 से ज्यादा होता है,
इसका मतलब सबसे ज्यादा A का, फिर B का और सबसे कम C का। B और C में कोई बोले कैसे कंपेयर किया, तो B में नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है जबकि C में नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, इसलिए आंसर होगा A B C। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी से जी रिलेटेड। सर जी, अब बन जाएगा। हाँ ये तीन क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहला पॉइंट तो एकदम दिमाग में रखो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीरियड, अमीर देखना है, अमीर न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब अमीर ही है, रिच पर्सन। और रिचेस्ट कोई पर्सन तभी हो सकता है जब उसके पास पैसा होगा, तभी ना रिचेस्ट होगा। अमीर यस देखना सर। है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब अमीरी से है। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब किससे है, अमीरी से है, रिचेस्ट पर्सन। रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से समझ लो, और रिचेस्ट पर्सन न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है। उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जितना वो उसमें पैसे ज्यादा हो गए, और पैसे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही होता है। तो एक तरह से बेसिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप। उसके बाद एक और फैक्टर होता है, लास्ट फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर। लास्ट फैक्टर होता है फोर्थ फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, increases, nucleophilicity decreases. Steric hindrance increases, nucleophilicity decreases. Steric hindrance बढ़ता है तो nucleophilicity घटता है। Steric hindrance increases, nucleophilicity decreases. जैसे जैसे ये देखो तुम, ये लिखा है CH3 CCH3 CH3O माइनस, और यहाँ लिखा है CH3O माइनस। इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? सर होना तो चाहिए ए वाला, लेकिन होगा बी वाला। बी वाला, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत है ना, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसको टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये बहुत बल्कि है ना, और अगर बल्कि है तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा, क्योंकि बल्कि न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा बल्कि है। और अगर बल्कि है तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग बहुत होगा, चल नहीं पाएगा ये। चलना भी तो चाहिए, किसी को अटैक करना है तो चलना भी तो चाहिए। तो ऐसे मानता हूं मैं कि ए में ज्यादा है, लेकिन ये चल ही नहीं हाँ पाता है। जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुंच ही नहीं पाएगा तो पैसे रहने से क्या फायदा। अगर मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मैं उस गरीब इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं हुआ ना फिर। वो तो पहुंच ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये बहुत मोटा आदमी है, इसको पहुंचने में टाइम बहुत लगेगा। पैसा इसके पास बहुत है लेकिन ये रिएक्शन को स्लो कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है, चलने में इसको टाइम लग रहा है, तो रिएक्शन टाइम टेकिंग हो गया ना। और रिएक्शन का टाइम टेकिंग हो गया मतलब बहुत स्लो हो गया, और स्लो का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छा नहीं है मानते हैं हम लोग। इसका मतलब यहाँ पे बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा बी ग्रेटर देन ए। जब स्टेरिक क्राउडिंग इस तरह से होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो घटेगा। तो चार फैक्टर होते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखने के लिए। अगर आप चारों फैक्टर समझ जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी देख पाओगे। चार फैक्टर होता है जहाँ पे आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखते हो। सर अगर 3 के बजाय अगर सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप होता तो उसमें कंसीडर करते हैं? दो पे भी कर लेते हैं, दो पे भी कर लेंगे, दो पे भी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगा, दो पे भी कर लेंगे, दो पे कर लेंगे। और भी कोई स्टेरिक हिंड्रेंस वाला ग्रुप मिलेगा तो ऐसा मिल जाएगा, आपने पढ़ा होगा यस कि ठीक है। ये वाला जो है ना बल्कि न्यूक्लियोफाइल होता है। इसलिए आपने एक E2 रिएक्शन पढ़ा होगा, तो बल्कि न्यूक्लियोफाइल के केस में हॉफमैन एल्किन मेजर होता है, क्योंकि वो बहुत स्टेरिक, जैसे इसके में खुद स्टेरिक क्राउडिंग है, तो ये स्टेरिक क्राउडिंग वाला हाइड्रोजन को निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये घुस नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि मोटा आदमी है। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए उसमें एंट्री तो लेना पड़ेगा, तभी तो निकालेगा उसको। तो इसका मतलब यस सर। इसलिए ये बल्कि बहुत है, तो इसकी बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो यही चार पॉइंट होता है जहाँ से आप न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखते हो। न्यूक्लियोफिलिसिटी देखने के लिए एक तो लेफ्ट टू राइट जरूर याद रखो, एक टॉप टू बॉटम याद रखो, और उसके बाद आप याद रखो कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। ओके, क्लियर है? ये पूरे एकदम पॉइंट सर। क्लियर है? इससे आप देख पाओगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को, देख लोगे, इससे यस सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी को देखा जा सकता है ना। जी सर। तो ये आप लिख लो पहले। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी मुझे लगता है कि
अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख तो लोगे, समझ गए ही हो तो बना भी लोगे, तो दिक्कत होगा नहीं, मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट में दो होता है, एक तो पोलर और एक नॉन पोलर होता है। पोलर और नॉन पोलर। पोलर का क्या मतलब होता है? देखो सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, दो सॉल्वेंट होता है, एक पोलर होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर का काम क्या होता है? पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसे पहचानेंगे? तो डाइपोल मोमेंट से पहचानते हैं। अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो पोलर है, और अगर म्यू इक्वल टू 0 है तो नॉन पोलर है। जैसे CCl4 तुम्हारा नॉन पोलर है, पोलर में क्या होगा? CHCl3 हो जाएगा। इस तरह से सभी ये क्या हो जाएंगे? पोलर हो जाएंगे। CCl5 नॉन पोलर हो जाएगा। तो ये सभी नॉन पोलर होगा जहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। पोलर में CHCl3 हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, एसीटोन हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? पोलर सॉल्वेंट होंगे। जबकि CCl4 CCl5 ये सब क्या होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 है। तो पोलर समझ में आ जाएगा जहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और पोलर में दो कैटेगराइज कर दिया गया, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं बताओगे? जो H+ डोनेट करने की जो क्षमता H रखता है। प्लस रिलीज कर दे सर सॉल्यूशन में जाने हाँ मतलब सोल्यूशन yes, H+ जो डोनेट करे उसको प्रोटिक बोलते हैं, और जो H+ ना दे उसको एप्रोटिक बोलते हैं। तो आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये बोलोगे, सॉल्वेंट which gives H+ ion, which gives, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, which gives H+ ion, which gives H+ ion on in solution, जैसे भी आप बोल रहे थे। तो सर एक बात बता दीजिए, हाँ बोलो। जैसे जब नॉन पोलर है तो सर सारे एटम एक तरीके के होंगे? सारे एटम आप नॉन पोलर निकालने सीखे हो ना, डाइपोल मोमेंट के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपने सीखा है कि XCF2 भी अगर है तो वो नॉन पोलर है, XCF2 भी है तो नॉन पोलर। सभी बॉन्ड्स एक जैसे ही होने चाहिए, ये बात तो सही भी है, उन्हें तो एक ही जैसे चाहिए। बट आप डाइपोल मोमेंट निकालने तो जानते ही होंगे ना, नहीं जानते? सर चलिए सर रिवाइज कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर पूछ लेंगे। डाइपोल मोमेंट वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया है, और उसके हाँ ट्रिक्स सर भी पढ़ाए बताए। हैं आप डाइपोल मोमेंट वाला। तो उसके ट्रिक्स भी आपके पास है, एक बार आप देख लीजिए। विच गिव्स ओके H+ सर आयन, देखेंगे। जो H+ आयन देता है वो पोलर प्रोटिक होता है। पहले पोलर, उसके बाद प्रोटिक। जैसे वाटर क्या है? पोलर प्रोटिक है। वाटर क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अमोनिया क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। CH3COOH क्या होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इनको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल भी होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट। ये सब पोलर प्रोटिक है, पोलर भी है, प्रोटिक है। क्यों? क्योंकि H+ आयन दे सकते हैं, और H+ आयन वो देता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है। H+ आयन वो देता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा होता है। तो ऑक्सीजन से H लगा है वो देगा ही देगा, नाइट्रोजन से H लगा है वो देगा ही देगा, वाटर से H लगा है तो ऑक्सीजन से H लगा है मतलब H+ देगा ही देगा। उसको बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। उसके बाद आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? which does not give H+ ion, which does not give H+ ion, which does not give H+ ion। जो H+ ion नहीं देता है वो होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। which does not give H+ ion is known as polar aprotic solvent। ओके। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर तुम लोगे नाम, एसीटोन भी है आपके पास। एसीटोन क्या होता है? पोलर है और एप्रोटिक है। एसीटोन बहुत जगह पे एसीटोन लिखा रहता है। DMSO। यस, अभी वही सब लिख रहे हैं, DMSO आ जाएगा। DMSO ये आता है आपका CH3S डबल बॉन्ड O CH3, इसका मतलब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। शॉर्ट फॉर्म होता है DMSO। ये बहुत बार आता भी है DMSO। DMSO जरूर याद रखना, DMSO लिख के आता है। और कभी कभी तो फॉर्मूला ही पूछ देता है DMSO कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है और एप्रोटिक है। कैसा है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। उसी तरह से आता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड।
डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड है ना, फॉर्मामाइड इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। यस सर। इसका नाम होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएमएफ बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीएमएफ बोलते हैं। उससे होता है डाइमिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड का मतलब होता है CH3CO NCH3CH3, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल एसिटामाइड। एसिटामाइड का मतलब होता है डीएमए, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीएमए। तो ये बातें कुछ समझ में आ रही है क्या? ये सभी जी सर, जी। DMSO का नाम तो फेमस है, DMSO बहुत जगह पे मिलता है, DMS और DMF ये खूब मिलता है उसे से। और THF मिलेगा आपको, THF का होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF ये होता है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसको। ये भी क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये खूब मिलेगा आपको। ये सब क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको THF लिख के देगा आपको, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान होता है, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF भी क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये नाम कुछ है जिनको याद कर लेना चाहिए। DMSO तो बहुत बार पूछा हो रहता है कि बताओ इसमें से कौन सा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें ऑप्शन जरूर रहता है DMSO हो गया, DMF हो गया, DMA हो गया, THF हो गया, एसीटोन हो गया। ये सभी क्या होते हैं? पोलर होते हैं और एप्रोटिक होते हैं। क्या होते हैं? पोलर होते हैं और एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट समझ में आ गया? बोलो। जी सर, जी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कुछ नाम याद रखना। वो नाम कौन सा याद रखना है? मेनली आपको एक DMSO बहुत याद रखना है, DMF याद रखना है और THF याद रखना है, एसीटोन भी याद रखना है। ये सब याद रखने हैं जिससे कि आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा और डायरेक्टली बन भी जाएगा। क्योंकि DMSO आपके एक मॉडल में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा है। आंसर है DMSO। DMSO एक ऑप्शन है जहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक समझ गए। जी सर। और आपने न्यूक्लियोफिलिसिटी सीख लिया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पहचानना सीख लिया। उसके बाद अगला टर्म आता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। इतने ही टर्म्स होते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ से बहुत कंसेप्ट सीख जाओगे आप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब ये होती है, इससे भी क्वेश्चन एक डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, इनमें से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? देखो, एक सबसे अच्छी चीज है, समझ जाओगे एक लाइन है जहां से आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी को समझ जाओ। उसके बाद और पॉइंट्स होंगे लेकिन वही लाइन आपको पूरी बातें समझा देगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी वो अच्छा होता है जो खुद सोचने वाली बात है। कोई किसी को छोड़ के क्यों जाएगा? वो तभी जाएगा जब उसको ये पता होगा कि हमारे जाने के बाद हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तभी ना वो छोड़ेगा वहां से। कोई किसी को छोड़कर क्यों जाता है? एक बात सोचने वाली बात है कि नहीं? एक अब ह्यूमन टेंडेंसी मान के चलो, मानव जीवन की बात करो तो मानव जीवन में क्या होता है? कोई किसी को छोड़ के जाता है तो क्या सोच के जाता है कि हम यहाँ से जाएंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे, ये सोच के जाता है? या ये सोच के जाता है कि हम अगर यहाँ से जाएंगे तो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करेंगे? जैसे आप कभी घर छोड़ के जाएंगे, कहीं बाहर जाकर पढ़िएगा, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, क्यों घर छोड़ के जाना है आपको? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। यही सोच के तो आप मेडिकल कॉलेज अपनी तैयारी क्यों कर रहे हो? आप स्टेबिलिटी को बनाने के लिए तो कर रहे हो ना। तो कोई किसी को मैं रेजिडेंस क्यों छोड़ के जाऊंगा? एक रीजन मैं अपनी दे रहा हूँ। अगर मैं रेजिडेंस छोड़ के जाता हूँ तो क्यों जाऊंगा? मुझे पता होगा कि मुझे यहाँ से अच्छा स्टेबिलिटी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, स्टेबिलिटी भी मिल रहा है, तो मैं जाऊंगा। ऐसे ही होगा ना। तो कोई कहीं से भी तभी जाता है जब उसको ये पता होता है कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब मुझे क्या देखना चाहिए? लिविंग ग्रुप एबिलिटी में मुझे स्टेबिलिटी देखना चाहिए, उसकी स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी। निकलने के बाद, क्योंकि निकलने के बाद ही आपसे पूछेगा कि कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। और अगर नहीं मान लो ऐसे डायरेक्ट पूछ रहा है तो निकाल के देख के बताइएगा ना फिर कौन ज्यादा स्टेबल है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऑन स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा उसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतना ज्यादा। ऑन स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा आपको। निकल के जाना है तो आपकी अपनी स्टेबिलिटी पे ही हम बात करेंगे कि आपका निकलना सही भी है या नहीं है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का एक मूल मंत्र है, एक सीधा सा कंसेप्ट, एक लाइन, जिससे कि आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी को समझना आसान हो जाएगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो होगा
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी, ऑन स्टेबिलिटी। ऑन स्टेबिलिटी मतलब अपनी स्टेबिलिटी को देख के ही लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिसाइड होता है। खुद की स्टेबिलिटी अगर आ गई आपकी, और वो स्टेबिलिटी निकलने के बाद आनी चाहिए। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है निकलने के बाद, एबिलिटी निकलने के बाद की एबिलिटी, निकलने के लिए एबिलिटी, ये आप समझ सकते हो। तो ऑन स्टेबिलिटी देख लो, अगर निकल गया कोई और वो अपने आप में स्टेबल हो गया, बहुत वेल एंड गुड है। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी को गेन किया तो वो तुरंत भागेगा वहां से। जैसे आपको कोई कह दे कि आप यहाँ से चले जाओ तो आप स्टेबल हो जाओगे, तो ये आप महसूस करोगे, महसूस तो आप करेंगे कि मेरे यहाँ से जाने से स्टेबिलिटी मेरी, आप घर की स्टेबिलिटी छोड़ दो, वो आपकी जिम्मेवारी में नहीं है। आप खुद की स्टेबिलिटी पे बात करो, आप ही को जाना है, आपको पीछे नहीं देखना है कि कौन स्टेबल हो रहा है नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। आपको बस ये देखना है कि हमारे जाने के बाद हमारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या नहीं। अगर आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो आप समझ लीजिए हम आप अच्छे लिविंग ग्रुप है, तो आपको निकल जाना चाहिए। और आपको घर वाला निकाल देगा अगर आप नहीं निकलोगे, तो क्योंकि घर वाले को पता है कि आप निकलने के बाद अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हो। ठीक है, अब एक बात छोटी सी कहानी आती है कि भाई ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे F माइनस है मेरे पास, F माइनस निकला, Cl माइनस निकला, Br माइनस निकला और I माइनस निकला, इन सब में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? आप ही सोच के बताइए, कौन अच्छा लिविंग, कौन की स्टेबिलिटी ज्यादा? अपनी स्टेबिलिटी लिविंग ग्रुप एबिलिटी को डिसाइड करता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ज्यादा स्टेबल कौन है? I माइनस, फिर तो Br सबसे माइनस, अच्छी फिर लिविंग Cl ग्रुप माइनस। एबिलिटी किसकी होगी? I माइनस। तो देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर मिल गया आपको, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर मिल गया। I माइनस सबसे अच्छा है, फिर Br माइनस, Cl माइनस और I माइनस, F माइनस। देखो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का एक बहुत बढ़िया फंडा है जिससे गलती नहीं होगा आपका। आपको स्टेबिलिटी देखने आता है, कैसे देखते हैं ये सब आता है आपको। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी वो ज्यादा होगा जिसमें, जिसकी खुद की स्टेबिलिटी ज्यादा है, निकलने के बाद वो खुद स्टेबल है। और स्टेबिलिटी कैसे महसूस होता है? बाय रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होता है। तो माइनस एम के द्वारा स्टेबल होगा, क्योंकि एनायन है, माइनस एम से स्टेबल होगा। तो ये तो आप जानते हो रेजोनेंस के स्टेबलाइजेशन कैसे होता है। कोई भी अपनी स्टेबिलिटी कैसे देखेगा? ऑन रेजोनेंस देखेगा ना, ऑन रेजोनेंस देखेगा नहीं देखेगा बताइए? यस सर। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होगा I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस। ठीक है, खुद की स्टेबिलिटी डिसाइड करना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी आ जाएगा। दूसरी बात, एक तो ये पहला इस फैक्टर। वाले का सर फील नहीं समझ में सर आ रहा लेकिन सर, सर ये यहाँ पर माइनस सर कैसे देखे रहेगा। सर? हाँ सर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है वो नहीं, ज्यादा स्टेबल होता है। सर ऐसे देखा जाए तो फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल है। ग्रुप में देखना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं देखा जाता है। हमने बोला था अलोंग द पीरियड आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखें। आपको हाँ पता था, सर। ये पहले भी आपने एसडी के स्ट्रेंथ में मुझे बताया था कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी, शायद आपको याद होगा। आपको जब मैंने हाँ। जी सर। बताया था तो हमने कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पूछा था, तो आपने मुझे आई हम्म। माइनस ही बताया था। तो फिर आज जी आप जी एफ माइनस क्यों बोल रहे हैं? जब आपने उस दिन स्टेबिलिटी मुझे आई माइनस बताया था, तो फिर आज आपको एफ माइनस पे क्यों आ रहा है दिमाग? क्योंकि देखो आई माइनस में बड़ा साइज है, बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज किए हुए हैं, वो बहुत ज्यादा कम लगेगा ना। जैसे आप एक बड़े से बक्से में थोड़ा सा पैसा रखोगे, 1 लाख रुपए रख दो, और एक छोटे से बक्से में 1 लाख रुपए रखो, ज्यादा पैसा कौन सा लगेगा? बड़े बक्से वाला है, छोटा बक्से वाला? छोटे वाला। बस छोटा छोटे साइज, वाला। साइज का फैक्टर है यहाँ पे। जब आपने वहां से मुझे जब कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बताया था, तो आपने खुद मुझे बताया था आई माइनस होगा सर। आज यहाँ पे क्या दिक्कत होगा? अभी भी तो मैंने स्टेबिलिटी ही बोला है, मैंने कोई दूसरा सब नाम लिया है क्या? कोई नाम नहीं लिया। देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, आप उसको अगर बेसिक चीजों को पकड़ लोगे ना, तो फिर आपको मेहनत नहीं होगा। आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी सोचो, खुद से सोचो क्या होना चाहिए। कोई कहीं से जाएगा क्यों? सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर मैं आपको कहूँ आप वहां घर से चले जाओ, तो आप सोचोगे ना? आपको कोई कहे घर से चले जाओ, आपको पता हो कि घर से जाने के बाद मैं कंगाल हो जाऊंगा, आप जाओगे? कभी नहीं जाओगे। आप कुछ भी करोगे, रोगे गाओगे या जो करना होगा करना पड़े, आप घर से निकलोगे ही नहीं भाई। क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको छोड़ दिया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मुझे अगर पता हो कि मैं रेजोनेंस में नहीं हूँ तो मैं कंगाल हूँ, तो मैं रेजोनेंस छोड़ूंगा? मैं चाहे रोना पड़े, गाना पड़े, जो भी करना पड़े, फिर करूंगा कि नहीं करूंगा? ये है कि नहीं? लेकिन मुझे पता है कि रेजोनेंस छोड़ भी दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से कहीं भी जॉब कर लूंगा या मुझे और स्टेबिलिटी मिल जाएगा, तो मैं कुछ नहीं, बिंदास रहूंगा। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ऐसी वाली बात। होना ऐसी रहेगी, भावना देखो ना। लिविंग ग्रुप एबिलिटी वो अच्छा होगा जो अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा निकलने के बाद, आफ्टर डिपार्चर वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर रहा होगा तो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। और दूसरी कहानी और होगी भाई,
आप दूसरी कहानी ये होगी कि जो बॉन्ड एनर्जी है कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, वो वीक हो, वीकेस्ट बॉन्ड एनर्जी हो ना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो उनके Yes, बीच में sir. वीक बॉन्ड हो, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड वीक हो, तो ये एक कंडीशन और भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं है। बढ़िया कंडीशन क्या है? ऑन स्टेबिलिटी, काम खत्म। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन का आंसर वही देगा आपको। एक एक पॉइंट पकड़ लीजिएगा ना तो हो जाएगा, फिर उसके बाद उसी का एप्लीकेशन देखा जाता है। और क्या, ये दूसरा पॉइंट कहीं कहीं पे लिखा रहता है, वीकेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप। वीकेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे लिख लो, मस्ट बी वीक होना चाहिए। ये इससे थोड़ा लिविंग ग्रुप अच्छा हो जाता है। ऐसे लिख लीजिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप मस्ट बी वीक या शुड बी वीक होना चाहिए, वीकेस्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपको बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो तोड़ने में दिक्कत होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा, नहीं तोड़ पाइएगा। तो कार्बन कार्बन, सर, हाँ बोलिए। जैसे सर CH3CH2I है और एक CH3CH2Cl है, दो चीज है। तो इसमें सर कार्बन आयोडीन के बीच में सर अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो कार्बन आयोडीन दोनों में मतलब बहुत ज्यादा है दोनों की बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन इनको आयोडीन तोड़ना की है बॉन्ड तो एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कार्बन 2p ऑर्बिटल है और आयोडीन 5p ऑर्बिटल है। तो 2p और 5p के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, आयोडीन में बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक रहता है। कार्बन आयोडीन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन और कार्बन ब्रोमीन, अगर मैं बात करूं, जैसे अब अगर इसमें बात करें तो कार्बन फ्लोरीन की बात करें, कार्बन क्लोरीन की बात करें, कार्बन ब्रोमीन की बात करें, कार्बन आयोडीन की बात करें, तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे 2p से बना है, फिर 2p 3p सर से सबसे बना है, वीक CI होगा। यही होगा ही होगा। हाँ 2p 4p से बना है, यस। ये भी तो आपको सही मिल रहा है। आयोडीन माइनस तब भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आयोडीन माइनस देन Br माइनस। और यही तो मैं लिख रहा हूँ, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर मैंने यही लिखा है। ठीक सर, ठीक अब और समझ में उसके आ बाद गया। एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको और मिलने वाला है। अब उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको समझ में आएगा। आपने बोला है कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी अपनी अनस्टेबिलिटी होती है, और आपने जो ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, ये बेसिक स्ट्रेंथ का क्या उल्टा है कि नहीं है? ये हाँ हाँ, बेसिसिटी का क्या उल्टा है? तो आपको बोला यस जाता है कि वीकेस्ट बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। जो बेस खराब होता है उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। नहीं, क्यों? देख लो, आप आपने बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ही तो लिखा है। आप बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देखते हैं? बेसिक स्ट्रेंथ में पैसा देखते हैं, और लिविंग ग्रुप हाँ एबिलिटी में सर, क्या देख रहे हैं? पैसा। आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो उल्टा देख रहे हैं आप, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा है। तो आप बोल सकते हैं कि वीकेस्ट बेस या वीकर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप, ये बोल सकते हैं, वीकर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। ये लाइन लिख सकते हैं आप, वीकर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। जिसका बेसिसिटी खराब है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, गुड लिविंग ग्रुप। वीकर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब आपके पास एक बढ़िया लाइन आ गया आपके पास। आपको बेसिसिटी तो आता है ना, नहीं आता? आता है सर। तो अगर बेसिसिटी आपको आता है तो आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी आता है, समझ लेना आप। क्योंकि लिविंग ग्रुप एबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है उसी का उल्टा लिविंग ग्रुप एबिलिटी होता है। बहुत बार क्वेश्चन लिविंग ग्रुप एबिलिटी से आता है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकर बेस इज गुड लिविंग ग्रुप। क्या सीखा आपने? बस आप एक लाइन सीख जाओ, बेसिक चीज। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब अमीर देखते हैं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब खुद की स्टेबिलिटी देखेंगे। हम कहीं से जा रहे हैं तो हम निकलने के बाद अपने आप को स्टेबल फील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर आप कहीं से, देखो कोई भी आदमी कभी भी कहीं से जाता है तो उसका रीजन बस वही होता है कि वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, तब वो जाता है, अन्यथा वो कभी नहीं जाएगा। उसको मारोगे भी तब भी नहीं जाएगा, वो पीटोगे तब भी नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि यहाँ से जाने के बाद मेरी स्थिति, मेरा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। जब अस्तित्व नहीं रह जाएगा तो नहीं जाएगा, चाहे उसको कुछ भी कर लो तुम, अब चाह के भी उसको नहीं भगा सकते। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी की कहानी वैसी ही है। कोई कहीं से जाएगा तो अगर अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है तो वहां से जाना खुशी खुशी मन से चला जाएगा। जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन कहूंगा कि बताओ बेटा, अगर मैंने आपसे कहा लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनमें से किसका ज्यादा है, तो आपको मैंने दिया CH3O- दिया,
OH माइनस दिया, PHO माइनस दिया और ACO माइनस दिया। अब पूछा मैंने कि बताओ इनमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका अच्छा है, तो आप क्या सोचेंगे इसमें कौन अच्छा लिविंग ग्रुप ACO माइनस का सबसे ज्यादा होगा, PHO माइनस का, फिर OH माइनस, फिर OCH3 माइनस। यस, ये ABCD है। तो यहाँ पे कंजुगेशन बहुत अच्छा है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दो अच्छे से डिलोकलाइज्ड है, इक्वल कंट्रीब्यूशन डिलोकलाइजेशन है। डिलोकलाइजेशन डिलोकलाइजेशन यहाँ पे आप बोल इक्वल डिलोकलाइजेशन। इक्वल डिलोकलाइजेशन हमेशा स्टेबल होता है, इक्वल डिलोकलाइजेशन हमेशा स्टेबल होता है किसी अदर डिलोकलाइजेशन से ना। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे डिलोकलाइजेशन है, यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन, वहाँ पे इक्वल है, इक्वल वाला सबसे अच्छा होता है, ये हमेशा याद रखना। यहाँ पे प्लस आई लग के खराब कर दिया इसको, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब खुद की स्टेबिलिटी है बस। अगर आपने ये सीख लिया तो आप कंपेयर करने में गलती नहीं होगा आपका। सही, लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम लोग तब देखेंगे ना, मतलब उसको निकाल करके तब देखेंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है ना। वही होता ही है, निकलने के बाद ही लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखा जाता है, निकलने के पहले कोई लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं देखता, निकलने के बाद ही ना देखोगे। तुम दोनों चीज सोचोगे पहले, आप अपने आप को पहले घर से निकाल के देखोगे क्या स्थिति बन रहा है, ये तो आप एज्यूम करोगे तभी ना, आप मन में आप सोच लो, वो अलग चीज है। सोचोगे तो घर से निकाल के एक बार सोचोगे ना मन में कि हम घर से निकलते जी हैं सर। तो क्या क्या होगा, ऐसे सोचोगे। घर में यस। रहते हैं तो क्या क्या होगा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी यही सोचेगा। आप ये सोच, आप दूसरा आदमी क्या देखे, कैसे देखेगा, आपका पड़ोसी। आप घर से निकलोगे तब ज्यादा स्टेबल है या घर में रहोगे तब स्टेबल है, कैसे देखेगा वो। आप जब घर से निकल जाओगे तभी ना देख पाएगा, ऐसे कहाँ उसको पता है आपके बारे में, तभी उसको पता चल पाएगा जब आप घर छोड़ दोगे। घर छोड़ दोगे तो पड़ोसी को पता चल जाएगा कि इसने घर छोड़ा है, अरे क्या किया उसने, अच्छा अच्छा ये बन गया, अच्छा वाह, घर से नहीं छोड़ता अगर, देखो आज घर में रह जाता और आज खेती बाड़ी कर रहा होता, आज ये घर से निकल गया था, देखो ये बन गया। क्यों, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। तो पड़ोसी कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखने वाले हो लिविंग ग्रुप एबिलिटी को, तो निकाल के देखोगे तभी पता चलेगा, अन्यथा नहीं पता चलेगा। तो देखने वाला दूसरा है ना, वो खुद अपनी स्टेबिलिटी नहीं देख रहा है, देखने वाला कौन है, पड़ोसी। तो जब पड़ोसी उसको देखेगा तो उसको यही देखेगा कि घर से बच्चा जब निकल गया, भाग गया, तो आज इस मुकाम पे पहुंच गया। तो वो क्या जज करेगा, निकल गया तो अच्छा किया, खराब हो गए, अरे निकल गए तो कुछ नहीं कर पाया, घर से भागा था, देखो आज क्या स्थिति है। ऐसे ये सब बातें, तो सेम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की कहानी वैसी है। क्लियर है, तो निकलने के बाद ही देखना जाता है लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ओके, ये वाला पहला जी हो गया सर। क्वेश्चन, इस पे खूब आता है क्वेश्चन। अब ये तुमसे ये पूछेगा, अगला मान लो ये दे दिया तुमसे, आपने निकाल दिया और आपको दिया CH2 माइनस, इधर दिया NO2, और ये A है, यहाँ लिखा CH2 माइनस, और इधर दिया आपका OCH3, और ये दिया B। अगला दिया आपको CH2 माइनस, और इधर दिया आपको CH3, ये दिया C, और इधर दिया आपको CH2 माइनस, और इधर दिया CHO, ये दिया D। और आपसे पूछा कि बताओ इनमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका अच्छा है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे ज्यादा ADCB। सबसे ज्यादा A, क्योंकि स्टेबिलिटी देखना है, खुद की स्टेबिलिटी। हाँ जो माइनस एम स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाता है, हाँ। माइनस एम। ये प्लस एम है, ये हाइपर कंजुगेशन है, और ये माइनस एम है। माइनस एम बढ़ाता है और A और D बढ़ाएगा। अब ज्यादा कौन बढ़ाएगा, जिसका माइनस एम स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका माइनस एम क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सबसे ज्यादा होगा A का, फिर होगा D का, फिर होगा C का, और सबसे कम होगा B का। आंसर होगा जी सर। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ये ऑर्डर होगा। अगला एग्जाम्पल जो आपके मॉड्यूल में मिलेगा, वो एग्जाम्पल ये है कि सर क्या। सर, हाँ बोलो। जैसे ये तो सर समझ में आ गया सर। जैसे अब इसकी जब ये NO2 वाला जो है, जब ये निकलेगा छोड़ करके, तब NO2 ये नहीं स्टेबल निकलेगा, कैसे? निकलने के बाद तो की स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं हम। निकलना अब NO2 को नहीं, कोई नहीं निकलेगा यहाँ से, निकल गया है पहले ही। निकलने के बाद ही तो मैंने लिविंग ग्रुप एबिलिटी बनाया, कार्बन आयन बना दिया, मतलब निकलने के बाद है, कंपाउंड में थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं। हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो अच्छा। पूछा है वो निकलने के बाद ही पूछा है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी शो कर रहा है, कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसा ऐसा मैं पूछ रहा हूँ।
लिविंग ग्रुप इसमें से कौन अच्छा है? तो अच्छा कौन है? सबसे ज्यादा ए वाला अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपका ये निकलने के बाद स्टेबल है, इसलिए ना। ठीक, ये हाँ हाँ, वो समझ में आ गया सर। ये निकलने के बाद ही मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये NO2 को निकालने की आप जी। क्यों सोच रहे हैं? क्यों निकालिएगा NO2 को? NO2 निकल पाएगा क्या आपसे? कभी नहीं, जिंदगी में ना निकलेगा ये NO2। क्यों? कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ रेजोनेंस जुड़ा हुआ है, वो निकलेगा कभी? इतना आसानी से कोई नहीं निकलता है ये निकलने के बाद की कहानी है। ठीक, निकलने के बाद ही लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछेगा। अब इसमें पूछा CH3SO3 माइनस है और CF3SO3 माइनस है, बताओ इनमें किसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी अच्छा है? सर CF3 वाले का। CF3 वाले का, क्योंकि माइनस आई लग रहा है यहाँ पे, हाँ और दोनों में SO3 माइनस कॉमन है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी CF3 वाले का ज्यादा होगा। लिविंग ग्रुप अच्छा कौन है? CF3 वाला। तो जो स्टेबलाइज कर रहा है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये तो मैं बोल ही दिया आपको। खुद की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप, उतना जल्दी वो डिपार्ट करेगा वहां से, नहीं तो डिपार्ट ही नहीं करेगा। खराब लिविंग ग्रुप कभी डिपार्ट नहीं करता है। या फिर उसको उल्टा शब्द में बोलते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा, यहाँ पे हाँ CH3 का बेसिक, इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसके कंपेयर में, तो इसके बेसिस पे आप टिक कर सकते हो। अगला आता है, मान लो ये दे दिया, एक लिखा पीएच वाला, एक लिखा है पीएच COO माइनस लिखा है, और एक लिखा है पीएच SO3 माइनस वाला। अब इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? इन दोनों में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? सर, ये SO3 माइनस वाला सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो चार्ज कितना है? हाँ -33%। जबकि यहाँ पे चार्ज कितना है? -50%। तो चार्ज जितना कम हो गया उतना ज्यादा स्टेबल हो गया ना वो, तो स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है, इसलिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी SO3 माइनस का अच्छा होगा एज कंपेयर टू COO माइनस। ओके, क्लियर हुआ? तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी बना दोगे? लिविंग ग्रुप हाँ सर सर, मतलब अपन जितने इसमें से बना ज्यादा देंगे। सर जब भी ऐसे सेम सेम वाला आएगा तो मतलब जितने ज्यादा पे वो डीलोकलाइज्ड होगा उतना ज्यादा होगा उस पे। पता ही है, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस 3 ऑक्सीजन पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो तुम्हारे पास 100 रुपया था, 100 रुपया में 3 भागों में डिवाइड हो गया, 33 का ही ना कंट्रीब्यूशन बचेगा। जैसे तुमने हाँ किसी से 100 रुपया लिया है और तुमने 3 में बराबर बराबर बांट दिया, तो आपके पास भार कितने का रहा? 33 का ही भार रहेगा ना, और 2 में यस बटा 50 का भार रहेगा। जितने जब नंबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, कर्ज कम हो जाता है, फिर कर्ज कम हो जाएगा। ये देखो SO3 माइनस लिखा है, ये एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में गिवन होगा। SO3 माइनस लिविंग ग्रुप एबिलिटी आना चाहिए, ये जरूरी चीज होता है। इसके बाद लिखा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे लिख दिया NO2 लिख दिया है, ये A लिख दिया है, ये B लिख दिया है। और अगला लिखा है, यहाँ लिखा है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे लिखा है OCH3, ये C लिखा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, विच वन इज सर द बी बेस्ट लिविंग ग्रुप। BAC। सब BAC। क्योंकि यहाँ माइनस M लग रहा है, यहाँ पे हाँ प्लस M लग रहा है, इसके बेसिस पे यहाँ पे होगा BAC। तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखना आसान है। लिविंग ग्रुप हाँ एबिलिटी का एक सिर्फ छोटा सा मंत्र है, ऑन स्टेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी होगा वो लिविंग ग्रुप उतना ही अच्छा होगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और आपने यहाँ पे सीख लिया कि सॉल्वेंट पोलर और नॉन पोलर, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्वेश्चन देखो खुद हो सकता है, प्रैक्टिस और भी बहुत करा सकता है कोई भी आदमी, लेकिन आपको कंसेप्ट उतना ही सीखना था। कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बना सकते हो, कितनी वैरायटी का क्वेश्चन होगा। आपको क्या स्टेबिलिटी देखने नहीं आता है? आपको स्टेबिलिटी आता है देखने, तो आप समझ लीजिए आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखने आता है। आप ये समझ लीजिए कि आपको लिविंग ग्रुप एबिलिटी आता है, अगर आपको स्टेबिलिटी देखने आता है तो, अगर नहीं आता है तो बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत हो सकता है, बहुत कराया जा सकता है, लेकिन एक मेन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसके बेसिस पे आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी को जज कर पा रहे होंगे। मेन क्वेश्चन, कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने रखे हैं, तो आप लिविंग ग्रुप एबिलिटी को जज करने में आसानी हो जाएगा, आसान होगा, क्योंकि आप चीजों को समझने लगे होंगे। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा होगा, ये बातें समझ में आ गया क्या? सर, हाँ बोलो।
जैसे सर अब ये तो कर लेंगे सर, जैसे एक चीज होता है यस जैसे सर। रिएक्शन लिख करके फिर बोलते हैं कि इसका जब अटैक कराए तो बोलते हैं कि ये इसको मतलब ये यहाँ से नहीं हटा पाएगा, क्योंकि मतलब जैसे होता नहीं सर कि लगा रहता है कोई ग्रुप। सर जैसे मान लीजिए कि कोई CS3 CS2 OH ऐसे लिख दिया गया, अब हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाए सर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए तो बोलते हैं कि ये जैसे एक दो ग्रुप लग गया है, OH लग गया और एक NO2 लग गया, तो बोलते हैं कि कौन यहाँ से पहले मतलब वो मतलब सब आ कहाँ पे जाएगा, अभी अटैक। आ जाएगा। तो वो रिएक्शन में बात अच्छा करेंगे, अच्छा, यहाँ पे अभी बात करने में कोई मतलब नहीं है। वो तो ठीक सर रिएक्शन में ठीक। बात हो जाएगा। अभी हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी को सीखा मैंने, वो कैसे कब कहाँ कैसे निकलेगा वो सब हम बाद में बात कर लेंगे। तो रिएक्शंस के दौरान बात होती है तभी वो पता चलता है। अभी मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगा तो उसका कोई मीनिंग निकल के नहीं है। अभी मेरा जो पर्पस है वो इतना ही है कि हम ये समझ जाएं, अगर मुझसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है कौन खराब है, तो मैं बस इतना बता पाऊँ। लिविंग ग्रुप वो अच्छा होता है जो निकलने के बाद, डिपार्चर के बाद, आफ्टर डिपार्चर वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। और स्टेबिलिटी को गेन करने का मतलब रेजोनेंस में आ जाता है या कहीं किसी और चीज में आ जाता है, तो उसके कारण स्टेबिलिटी ज्यादा गेन कर लेता है। तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को अरेंज करने का क्वेश्चन आएगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को अरेंज करने का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद एक पहचानने के लिए आता है पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक का एक क्वेश्चन हो सकता है। पूछ सकता है इसमें बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, पूछ सकता है इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है। और रिएक्शन में क्या होता है कैसे होता है वो तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, उसके लिए तो बड़ा टेंशन नहीं है। तो आपने सीखा क्या क्या, लिविंग ग्रुप एबिलिटी समझ जाओगे आप, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर प्रेडिक्ट कर पाओगे आप, कर दोगे। जी सर एकदम। लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बाद एक नोट पॉइंट और लिख ही लो आप, जो वहां पे लिखवाना चाहिए था बट यहाँ लिखवा देते हैं, वहां छूट गया है। एनायनिक और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में स्ट्रॉन्ग कौन होता है? एक एनायनिक न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बताओगे आप? एनायनिक और न्यूट्रल कौन न्यूक्लियोफाइल सर अच्छा है? नाइनिक ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इस एनायनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी बहुत होता है। तो एनायनिक न्यूक्लियोफाइल इज बेटर न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल इज बेटर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एनायनिक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से बेटर होता है। जैसे OH माइनस बेटर है वाटर से, जैसे NH2 माइनस बेटर है अमोनिया से। ये बात एकदम अच्छा फिक्स है, ठीक। ये आपको पता ही होगा, इसमें तो कोई बात हमने बोला नहीं। जैसे न्यूट्रल में तो पता है लोन पेयर होता है और माइनस वाले पर तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होता है क्योंकि वो निगेटिवली चार्ज है, तो वो खुद को क्या चाहेगा न्यूट्रल बनने के लिए, और ये न्यूट्रल खुद में है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उस नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, कम होगा। तो OH माइनस और वाटर में OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू वाटर, NH2 माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कम्पेयर टू अमोनिया, एज कम्पेयर टू अमोनिया। क्लियर है? तो ये वाला लाइन छूट गया यस था सर। यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखवा यस सर दें। हो। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये पूरी कहानी क्लियर हो गई। अब आती है बात रिएक्शन की, और रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मेनली अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई किसी ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें जो पढ़ना है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, अगर कोई ग्रुप किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफाइल अगर उसको सब्स्टिट्यूट करता है तो उसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना? ओके। तो जी सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि a group is replaced by a group is replaced by nucleophile is known as, या group is substituted by nucleophile is known as nucleophilic
substitution reaction, substitution, and the reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Okay, nucleophilic substitution का reaction का मतलब क्या है? मतलब ये है, if any group is substituted by, if any group is substituted by nucleophile is nucleophilic substitution, nucleophilic substitution, and the reaction is known as, and the reaction is known as nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction. इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये बातें समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अगर कोई ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। हमें जो रिएक्शन पढ़ने हैं वो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहला ये हो जाएगा। दूसरा होगा बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहला वाला का नाम SN1 बोलते हैं, दूसरे वाले को SN2 बोलते हैं, और तीसरे में अगर हम बात करें एक होता है बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एरोमेटिक इन एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक होता है बाईमॉलिक्यूलर। एक और रिएक्शन है आपके पास बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिसका नाम होता है SN2AR। इस रिएक्शन का नाम होता है SN2AR। ये NCERT का पहला टॉपिक होता है जहां से ये कवर होता है तीनों चीज। इसको आपने याद किया होगा, ये हेलो एल्केन का रिएक्शन है SN1 SN2, और SN2AR जो है हेलो एरिन का रिएक्शन है जो बेंजीन के साथ होता है। ये SN2AR बोलते हैं, इसको हेलो एरिन बोलते हैं। हेलो एरिन का रिएक्शन है SN2AR। SN2AR में पूरा हेलो एरिन आ जाएगा और SN1 SN2 में पूरा अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। और उसी के बाद एलिमिनेशन की बात कर लेंगे। पहले तो हम ये बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहला हेडिंग है हमारा SN1 रिएक्शन, फर्स्ट हेडिंग इज SN1। इतना देख लीजिए पहले आप। ये बात तो आप लोगों को पहले से पता है कि SN1 SN2 और SN2AR, तो ये अल्काइल हैलाइड और हेलो एल्कीन जो हेलो एरिन्स होता है उसके लिए बात होती है। ये बारी बारी से पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहला हेडिंग होता है SN1 रिएक्शन क्या होता है। SN1 हेडिंग देकर आप बातें लिखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे पहले लिखो SN1 क्या होता है। सबसे पहले ये चीजें समझ, पहले इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको। तीन रिएक्शन हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम SN1 SN2 SN2AR और यहीं पे एक SNI भी पढ़ा देंगे आप। SN2 के साथ ही SNI आ जाता है, वो अल्कोहल में आता है। तो यहीं पे हम आपको पूरा अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और पूरा ईथर समझा देंगे। पूरा हो जाएगा एक साथ, ये 3-4 रिएक्शन से पूरा हो जाएगा। हाँ बोलो सर, इसमें कितने टाइप का होता है सर? SN1 हो गया, SN2 हो गया और SN2AR। SN2AR के बाद एक SNI भी होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। वो SN2 के अंदर ही आता है। SN2 के अंदर ही एक SNI आएगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SNI। तो वो SN2 के अंदर ही आता है, तो उसके लिए अलग से हम लोग हेडिंग नहीं करते हैं। वो SN2 जब हम पढ़ाएंगे तो वही समय में हम SNI का नाम भी लेंगे, बाद में लेंगे, लास्ट में अल्कोहल जब पढ़ाएंगे तब। SN1 रिएक्शन जो होता है, सबसे पहले तो बातें जो होती है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। किसके लिए? अल्काइल हैलाइड के लिए, अल्कोहल के लिए और ईथर के लिए। अगर ये तीन नाम कहीं पे आता है तो आप SN1 सोच सकते हो। तो पहला तो पॉइंट यही होता है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, किसी आलतू फालतू में SN1 मत लगा देना आप। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसका? अल्काइल हैलाइड का, अल्कोहल का और ईथर का। बस इतने पे ही आपको SN1 सोचना है।
अगर आपके पास कभी अल्काइल हैलाइड मिल गया तो आप SN1 सोच सकते हो। अगर आपके हम पॉइंट्स पे जब डिस्कस करेंगे तो हम आपको बहुत सारी बातें बता देंगे कि कहाँ पे आपको अल्काइल हैलाइड में SN1 सोचना है कि SN2 सोचना है, ये आपको हम टाइम टू टाइम बता देंगे। लेकिन अब के लिए आपके पास 3 रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल और ईथर, तो आप SN1 सोचिए। ऐसे नहीं कि अल्कीन में भी SN1 सोचना, वो तो गलत बात है। अल्कीन में SN1 नहीं सोचिएगा, अल्काइन में SN1 नहीं सोचिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में SN1 मत सोचिएगा। आप कोई भी एसिड एसिड डेरिवेटिव दिखेगा SN1 मत सोचिएगा, बेंजीन दिखेगा SN1 मत सोचिएगा, कोई भी चीज। तो आपके पास कौन सा रिएक्शन बच गया? अल्काइल, हैलाइड, अल्कोहल और ईथर। इसके अलावा कहीं पे भी SN1 नहीं होता है। तो आप बॉन्डेशन बना लीजिए अपना, SN1 मुझे कहाँ देखना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन अल्काइल हैलाइड का आया तो मैं एक तरफ से SN1 सोच सकता हूँ, उसके बाद अल्कोहल आया तब मैं SN1 सोच सकता हूँ, ईथर आया तब मैं सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं कभी SN1 का नाम भी नहीं सोचूंगा। ये बात एकदम ध्यान रखिए, पहला पॉइंट आपको मिल गया। इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्काइल, अल्कोहल एंड ईथर। अब इसमें क्या रिएक्शन क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो हम पहले अल्काइल हैलाइड पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अल्कोहल और ईथर पढ़ाऊंगा। पहले पूरा एक सीक्वेंस में हम अल्काइल हैलाइड पहले पढ़ लेंगे, फिर हम अल्कोहल की अलग से एडिंग कर लेंगे। पूरे अल्काइल हैलाइड में पूरा पॉइंट आ जाएगा आपके पास। फिर जब अल्कोहल पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा, एक ही पॉइंट बढ़ता है वहां। तो इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड में बात करें, अभी मैं सिर्फ अल्काइल हैलाइड के केस में ही बात करूंगा, फिर मैं आपको अल्कोहल के केस में बात करता हुआ दिखाऊंगा। पहले पूरा अल्काइल हैलाइड में पढ़ा दूं, उसके बाद में अल्कोहल की बात करूंगा। देखो अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है, RX है। इसमें न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल आपसे जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है कंप्लीटली, वो बनता है R न्यूक्लियोफाइल और प्लस X-। ये पूरा प्रोडक्ट बन गया है आपका। ये प्रोडक्ट अगर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के साथ करते हो तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस X- बनता है। चलो अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखेंगे आप। मैकेनिज्म इसके बाद आएगा, मैकेनिज्म याद करना पड़ता है, बिना मैकेनिज्म याद के काम नहीं होगा। तो मैकेनिज्म तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैकेनिज्म हमने आपने नहीं बनाया है। मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल होता है, उसके अदरवाइज हम जो पॉइंट्स लिखते हैं वो हमारा होता है, वो अपना हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म अपना नहीं होता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि मैकेनिज्म हमने खुद से बना दिया, ऐसा नहीं है। मैकेनिज्म जिसने जो सजेस्ट किया उसी के बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, उसका अप्लीकेशंस आप करेंगे। ये नहीं कि मैकेनिज्म पे वर्क करिएगा, मैकेनिज्म पे वर्क आपका नहीं है। तो होता क्या है कि जो RX होता है ये न्यूक्लियोफाइल के आने से पहले ही निकल जाता है, और ये होता है स्लो स्टेप, बहुत ही स्लो होता है। और यहाँ से RX से बन जाता है R प्लस और साथ में बन जाता है X-। इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, क्योंकि ये स्लो होता है, इसलिए इसको हम RDS का नाम देते हैं। और यही स्टेप 2 में ये रिएक्शन फास्ट होने वाला है, क्योंकि कार्बोकैटायन बन गया है और कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल के साथ जुड़ेगा तो ये R न्यूक्लियोफाइल बनाता है। भाई अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, और फॉर्मेशन किसका है? कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जब होता है तो रीअरेंजमेंट होता है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है तो रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, और रीअरेंजमेंट होकर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। विदाउट एनी रीअरेंजमेंट आप न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करा सकते। तो ये कुछ बातें अब इसी पे पॉइंट्स करते हैं, रिमार्क्स करके लिखेंगे। रिमार्क्स में पहला पॉइंट आएगा, इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा है? 2 स्टेप में है। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस, जैसा कि दिख रहा है आपको, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इट इज 2 स्टेप प्रोसेस। दूसरा क्या है भाई? दूसरा ये है कि इन फर्स्ट स्टेप इंटरमीडिएट लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एंड इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, जो ऊपर दिख रहा है। इन फर्स्ट स्टेप लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स एंड intermediate carbocation is formed. Intermediate carbocation is formed. In first step, living group departs and intermediate carbocation is formed. Intermediate carbocation बनता है, जो दिख रहा है। मैकेनिज्म देखो भाई अपना नहीं है,
जो दिखेगा हम उसको रिमार्क कर रहे हैं, देख लीजिए आपने रिमार्क्स लिखा है, जो मुझे दिखेगा मैं वो लिखूंगा, क्योंकि मुझे वही तो लिखना है, तभी तो मेरा काम होगा। और इन सेकेंड स्टेप nucleophile attack on carbocation, nucleophile attacks on carbocation and final product R nucleophile is formed. ये कहानी है कुछ। और यहाँ पे चौथा पॉइंट ये आएगा कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। क्यों रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना है, इसलिए रीअरेंजमेंट के चांसेस होंगे। विदाउट एनी रीअरेंजमेंट न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो इन सेकेंड स्टेप ये बातें होंगी, जो लिखी हुई थी ऊपर वो नीचे लिखी गई है। और लास्ट चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये 4 पॉइंट हो गए, जिसके बेसिस पे मैंने आपको जितनी बातें बताई। ये तो 4 पॉइंट हो गए जहां से हमने समझा कि क्या हुआ है मैकेनिज्म में क्या हुआ है। चलिए अगला पॉइंट्स पे जोड़ते हैं। पॉइंट्स जोड़ते रहेंगे, पॉइंट जुड़ते जुड़ते एक बहुत बढ़िया पॉइंट दिखाई देगा आपको। तो क्या सीखा आपने? अगर आपको कार्बोकेटाइन बना है, तो पहले तो आप कार्बोकेटाइन बनाकर उसको रीअरेंज कर दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। एक लाइन यहाँ मिला। 5वें पॉइंट में क्या मिलेगा आपको वो देखिए। अगर मैं इसकी काइनेटिक्स की बात करूं, तो काइनेटिक्स में रेट क्या होगा? काइनेटिक्स में रेट क्या होगा इसका? अगर मैं रेट की बात करूं तो आप कहोगे सर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पावर 1 होगा सर, और न्यूक्लियोफाइल पावर में 0 होगा सर। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा सर, न्यूक्लियोफाइल RDS में इन्वॉल्व नहीं है, तो हमने रेट लिखना सिखाया है आपको। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है तो रेट कैसे लिखते हैं? तो RX 1 मोल दिख रहा है तो RX पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल पावर में 0। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और क्योंकि इसमें एक ही मोल इन्वॉल्व है इसलिए इसका नाम यूनिमोलिकुलर है। मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज 1। ये फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट ऑर्डर है और इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है? 1 है। ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर है और मोलिकुलरिटी 1 है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूँ तो रेट रिमेन्स सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन पहला आपके मॉडल में गिवन है कि SN1 रिएक्शन है और उसमें अल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन डबल कर दे और न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी डबल कर दे, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? तो रेट 2 टाइम्स ही होगा। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये बात लिखना है कि रेट ऑफ SN1। अगर न्यूक्लियोफाइल को हम बढ़ाएं नहीं तो क्या नहीं बढ़ाओगे? अगर न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाएं ही ना और इलेक्ट्रो उसको बढ़ा दे तो सीधी सी बात है, इसमें मुझे कुछ कहना है? न्यूक्लियोफाइल नहीं बढ़ाओगे, न्यूक्लियोफाइल बढ़ाओ घटाओ, उससे आपको कोई लेना ही देना रेट को नहीं है। न्यूक्लियोफाइल ने ये कहा कि मुझे इस न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है, तो रेट को न्यूक्लियोफाइल से जब मतलब नहीं है तो आप बढ़ाओगे तो भी ठीक, नहीं बढ़ाओगे तो भी ठीक, और आपने कुछ नहीं किया तब भी ठीक। तो उससे रेट को कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करते हो उसको कोई मतलब नहीं। जैसे कोई आदमी नहीं होता है, आपका एक दोस्त है और आपके दोस्त से लड़ाई हो गई और आपके दोस्त ने ये कहा कि मुझे आपसे अब कोई मतलब नहीं है, तो तुम कुछ भी करो, चाहे तुम बदमाशी करो, चाहे अच्छा काम करो, चाहे कुछ भी करो, आपके दोस्त से आपको कोई मतलब नहीं होगा। वही है यहाँ रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पावर में 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? लिखते ये हैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर आप न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल में कोई छेड़छाड़ से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, छेड़ो चाहे ना छेड़ो रेट वही रहेगा।
जो है वो, ठीक है। चलिए, पांचवा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो अगर कहीं पे, सर हाँ बोलो। ये जो सर रेट लिखे हैं सर, हाँ, ये मैकेनिज्म में सर, ये मतलब फर्स्ट स्टेप का जो लिखे हैं आरडीएस वाले को, उसी से रेट लिखे हैं ना सर इसका? दूसरे रेट लिखते ही हैं अपने कॉम्प्लेक्स हाँ हाँ, मतलब के अंदर पढ़ा है कि जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो पहला स्टेप हाँ। से ही हम रेट लिखेंगे, बात तो एकदम सत्य है और ना। मतलब पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं, कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल पे कोई कोई रोल नहीं प्ले करता है आरडीएस न्यूक्लियोफाइल का में। कोई रोल नहीं होगा रेट पे। तो न्यूक्लियोफाइल का जी सर। कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, न्यूक्लियोफाइल का हाँ कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा। और छठा पॉइंट आता है, उसको देखें। छठा पॉइंट में अगर मैं बात करूँ रिएक्टिविटी ऑफ SN1, SN1 की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऑफ SN1 की अगर मैं बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 कार्बोकेटाइन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें SN1 की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे और होगा, SN1 की रिएक्टिविटी दो बातों पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी पे और दूसरा लिविंग ग्रुप एबिलिटी पे भी। तो अच्छा लिविंग ग्रुप वाला होगा उसमें SN1 ज्यादा होगा, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि 3 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है और 1 डिग्री RX है, इन तीनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 फिर 1 डिग्री, डिग्री। 2 डिग्री, 1 डिग्री। और लिविंग ग्रुप एबिलिटी में क्या होगा, अगर मैं RI बोलूँ, R सबका सेम है, ठीक, R सबका सेम है। RI, RBr, RCl और RF किसमें रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो जल्दी निकल आर आई, जाए, आर जल्दी बी आर, कार्बोकेटाइन फिर बना। आरसीएल। यस सर। ये ऑर्डर होगा, दो ऑर्डर पे डिपेंड किया, एक तो स्टेबिलिटी वाला सीधा है और दूसरी बात लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्यों, क्योंकि जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो जल्दी कार्बोकेटाइन बना लेगा, तो रिएक्टिविटी SN1 का क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा ना। ये छठा पॉइंट है, SN1 की रिएक्टिविटी मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी खूब अच्छे से आता है आपको देखने, तो आप समझ लीजिए कि जी आपको सर। SN1 की रिएक्टिविटी देखने आता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की जिन बच्चों को स्टेबिलिटी आता है उनको SN1 की रिएक्टिविटी आती है। क्लियर है। अब आगे जी की सर। पॉइंट, आगे की पॉइंट्स में ये है, सातवां पॉइंट में मैं अगर बात करूं तो सेवेंथ पॉइंट में मैं ये बोलने वाला हूं कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो पोलर प्रोटिक लिया जाता है। ऐसा क्यों। अब ये सोचते होंगे कि आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं। ये देखो कार्बोकेटाइन बना है और अगर पोलर प्रोटिक लेते हो आप तो पोलर प्रोटिक दोनों को स्टेबलाइज करेगा, एक लिविंग ग्रुप को भी और एक R प्लस को भी। कैसे कैसे स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि पोलर वाला पार्ट जो निगेटिव वाला पार्ट होगा, जो उसका लोन पेयर वाला पार्ट होगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा और जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा इसको स्टेबलाइज करेगा। तो इस केस में कार्बोकेटाइन भी बनता है और कार्बेनाइन भी बनता है। तो इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो यूजफुल होता है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड इन SN1 रिएक्शन। कौन सा सॉल्वेंट यूज होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे कौन सा यूज करोगे आप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर आप प्रोटिक लिख सॉल्वेंट। सकते हो पोलर प्रोटिक solvent is used in SN1 reaction। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है SN1 रिएक्शन में, और क्योंकि सॉल्वेंट ही अटैक करता है इसलिए इस रिएक्शन को हम सॉल्वोलिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। SN1 को एक सॉल्वोलिसिस रिएक्शन का नाम भी दे सकते हो आप, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। इट इज आल्सो नोन एज solvolysis reaction. The polar protic solvent is used in SN1 reaction and it is known as solvolysis reaction. It is known as solvolysis reaction. ये आपको याद रखना है क्योंकि सॉल्वेंट ही अटैक करता है इसमें। सर ये सॉल्वोलिसिस का रीजन क्या हो जाएगा तो सर? सॉल्वेंट प्रोटिक है ना, और सॉल्वेंट ही अटैक करता है, जैसे वाटर ही अटैक करेगा, वाटर लिए वाटर ही अटैक करेगा। और वाटर कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, क्योंकि सॉल्वेंट ही रिएक्शन को करा रहा होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया तुम्हारा, ये पोलर प्रोटिक है। जैसे अल्कोहल हो गया आपका, ये पोलर प्रोटिक है। जैसे आपका एसिड हो गया CH3COOH हो गया, ये पोलर प्रोटिक है। PHOH हो गया, ये पोलर प्रोटिक। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही जो है
इस रिएक्शन को करवाता है। तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन के लिए कारगर है। 8वां नंबर पॉइंट आता है, जो 8वां पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल के लिए। पता तो चली गया कि सॉल्वेंट ही अटैक करता है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल होता है। इट मीन्स न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल। मेनली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN1 रिएक्शन। न्यूट्रल और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। न्यूट्रल और वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही है, देखो यही सॉल्वेंट है ना, पोलर वाला ही सॉल्वेंट आ जाएगा ना। फिर न्यूट्रल का मतलब वाटर ही होगा, ROH ही होगा, CH3COOH ही होगा, PHOH ही होगा। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 होता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन को शो करता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब SN1, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मतलब SN1, याद रखिएगा इसको। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन को फेवर करता है। 9 नंबर पॉइंट होता है, हाँ बोलिए सर। अगर वीक या स्ट्रॉन्ग से क्या लेना देना है सर? वीक और स्ट्रॉन्ग ये है कि अगर मान लो यहाँ पे एनाइनिक लेते हो, एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल लेते हो, तो एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि कार्बोकेटाइन खुद में बन चुका है, और कार्बोकेटाइन के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, और उसको वीक न्यूक्लियोफाइल मिलकर ही उसको क्या कर लेगा, आराम से प्रोडक्ट बना लेगा। तो इसलिए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल पहचान होता है। जैसे अगर आप एनाइनिक लेंगे ना तो SN2 होता है, और न्यूट्रल लेंगे ना तो SN1 होता है। अगर आप वाटर ले रहे हैं तो SN1 है, लेकिन वही OH माइनस ले रहे हैं तो SN2 है। अगर आप ROH ले रहे हैं तो वो SN1 है, अगर वही RO माइनस ले रहे हैं तो वो SN2 है। अगर आप PHOH ले रहे हैं तो SN1 है, लेकिन वही PHO माइनस ले रहे हैं तो SN2 है। एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल SN2 को फेवर करता है, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक भी ले रहे हैं ना, तो पोलर प्रोटिक अगर एनाइनिक लोगे तो पोलर प्रोटिक उसको डिस्टेबलाइज कर देगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इसलिए यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया गया है पोलर प्रोटिक लिया गया है, और न्यूट्रल और एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल SN1 और SN2 को डिस्टिंग्विश करता है। नहीं तो डिस्टिंग्विश कैसे होगा? तो ये बात एकदम दिमाग में फिट कर लो, अगर हमने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल लिया तो SN1 सोचेंगे, और अगर हमने एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल लिया तो हम SN2 सोचेंगे। ये बात फिट कर लीजिए दिमाग में आप। ठीक है, 8 नंबर के बाद 9वां नंबर है। 9 नंबर में मैं ये बोलने जा रहे हैं कि आपके पास 9 नंबर में स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात कैसी होगी, थोड़ा सा समझा जाए। स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, देखो ऐसा, और यहाँ से इसमें बॉन्ड बना दो आप ऐसा। जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है? एक कार्बन 3 बॉन्ड और एक साथ में उसके पास प्लस चार्ज है ना, तो कुछ ऐसा बन सकता है, ये ऐसा बन जाएगा ये। और वेज डैश लाइन बनाना चाहो तो वेज डैश ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे बना लो। और यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ऐसा ही है क्या? कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। अगर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी, इधर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और इधर ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे HD लिख लो, यहाँ पे H लिख लो, यहाँ T लिख लो, यहाँ पे CH3 लिख ऐसे। तो यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे D लिख लो, यहाँ पे CH3 लिख लो, और प्लस क्या होगा, एक और प्रोडक्ट बन रहा है, देखो एक और प्रोडक्ट बनेगा। अगर बैक साइड से अटैक करेगा तो ये बनेगा, अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो कहानी ऐसी होगी, H होगा, ये D होगा, ये CH3 होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल सामने से आए, ऐसा कुछ होगा। तो दो प्रोडक्ट बन गए, दो प्रोडक्ट बन गए। एक तो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है क्योंकि वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, तो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है। अगर वो फ्रंट से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल आपके सामने से आएगा, और बैक से अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो उसके अपोजिट से आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ इनांसियोमर्स। और पेयर ऑफ इनांसियोमर्स को दूसरे शब्दों में बोला जाए
तो रेसमिक मिक्सचर बोला जाता है। तो इसकी स्टियोकेमिस्ट्री जो है वो रेसमिक मिक्सचर है। ये पेयर ऑफ इनांसियोमर्स होता है, और पेयर ऑफ डी एंड इनांसियोमर्स को हम क्या अल्फा। बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो इसकी स्टियोकेमिस्ट्री बहुत बार पूछा हुआ है कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसकी स्टियोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो आंसर है रेसमिक मिक्सचर होता है। इसकी स्टियोकेमिस्ट्री क्या होती है? रेसमिक मिक्सचर होता है, क्योंकि पेयर ऑफ इनांसियोमर्स बन गया, और पेयर ऑफ इनांसियोमर्स को हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर बनते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मेडिकल में आ भी चुका है। अब मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का जवाब चाहिए आपसे, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? मेजर तो दोनों है, ऐसे दोनों मेजर है, रेसिस्टिव मिक्सर बनेगा, ये भी सत्य है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक इन्वर्जन होगा, एक रिटेंशन होगा। जो सामने से अटैक करेगा वो रिटेंशन देगा, और अगर वो बैक से अटैक करेगा तो इन्वर्जन देगा। अब मुझे बताइए सर रिटेंशन। नहीं, अभी इन्वर्जन इन्वर्जन इन्वर्जन। अभी एक चीज पूछा है मैंने, जरूर चाहिए थोड़ा सा। रेसिस्टिव मिक्सर का मतलब क्या होता है? 50% डी और 50% एल होता है, यही मतलब होता है। हाँ सर। तो क्या यस सर। 50-50% बनेगा, या कोई ज्यादा और कोई कम बनेगा? ये इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। क्या दोनों का अमाउंट 50-50% होगा, या फिर इन्वर्जन का अमाउंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिटेंशन? उसका जवाब सर हाँ, इन्वर्जन का ज्यादा होगा रिटेंशन से। इन्वर्जन ज्यादा होगा रिटेंशन। इसका कारण भी है, क्योंकि देखो जो जो लिविंग ग्रुप होगा वो ऐसा तो नहीं कि कंटेनर से बाहर निकल जाएगा, कंटेनर में ही रहेगा ना। तो जब वो फ्रंट साइड से जब आने की कोशिश करेगा, जब फ्रंट साइड से आएगा तो लिविंग ग्रुप का रिपल्सन भी मिलेगा, तो रिटेंशन प्रोडक्ट हो जाएगा कम। जब वो बैक साइड से आएगा तो उसमें लिविंग ग्रुप का रिपल्सन मिनिमम मिलेगा, और जबकि फ्रंट साइड से आएगा तो लिविंग ग्रुप का रिपल्सन मैक्सिमम मिलेगा। जैसे समझने वाली बात है, एक रूम है और उसमें उस रूम में आप रहते हो, आपको कहा गया 2 लोग रहते थे, उसमें से कहा गया कि हमारे एक दोस्त आ रहे हैं, एक मेहमान आ रहा है, तुम निकल जाओ। तो मेहमान उधर खड़ा है गेट के पास और आप निकलने लगे, भाई उसी गेट से फ्रंट से निकल रहे हो, फ्रंट पे आपका मेहमान खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, और आप उसी फ्रंट से निकल रहे हो, तो दोनों में इंटरेक्शन हो जाएगा, है या नहीं? दोनों में इंटरेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप वहीं पे खड़े जी खड़े सर। हो फ्रंट पे, और आपका जो अंदर वाला जो दोस्त है वो निकल के बाहर आ रहा है, तो दोनों दोस्त मिल सकते हैं। लेकिन आप बैक से आए और आपका दोस्त फ्रंट से निकला, आप गए बैक से और आपका दोस्त फ्रंट से निकला, तो रिपल्शन क्या है? मिनिमम है कि नहीं है? वो दोनों में मुलाकात नहीं होगी, रिपल्शन होगा मिनिमम। इसका मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट मोर होता यस। है रिटेंशन प्रोडक्ट से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 50-50% नहीं बनता है। बच्चों को रेशमी मिक्सर जैसे लिखा रहता है, तो बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि रेशमी मिक्सर का मतलब 50% डी और 50% एल। ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे 100% रेस्माइजेशन नहीं होता है, नो 100% रेस्माइजेशन। SN1 रिएक्शन इज नॉट 100% रेस्माइजेशन, यहाँ लिख लीजिए पहले। SN1 रिएक्शन कभी लिखा हो कि 100% रेस्माइजेशन, तो गलत बोलिएगा, 100% रेस्माइजेशन नहीं होता है। SN1 रिएक्शन इज नॉट 100% रेस्माइजेशन, इज नॉट 100% रेस्माइजेशन। 100% रेस्माइजेशन नहीं होता है, 100% रेस्माइजेशन नहीं होता है। मतलब इन्वर्जन इज मोर देन रिटेंशन होता है। इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट। Inversion product is more than retention. Is more than retention. Is inversion product is more than retention. Inversion product is more than retention. अभी ये ग्रुप में मैसेज आ रहा है, जो देख रहे हो ग्रुप में क्या मैसेज है? क्लास चल रहा है, कब से थी? तो मैसेज तो किया था मैंने, सब लोगों ने देखा भी था। नहीं किया था? लोगों ने मैसेज नहीं देखा था क्या? शैलेंद्र देखा था सर, और मैंने इसमें देखा जूली ने था। भी मैसेज सर देखा देखे है, थे। सर देखे थे। और जो क्लासेस थी उसमें तो और लोगों ने भी मैसेज देखा, पूरे ग्रुप ने देखा है मैसेज। फिर हाँ यस सर। सर। इसका मतलब ध्यान नहीं देते हैं मैसेज को। तो ये देख लो पहले आप यहाँ पे, SN1 रिएक्शन इज नॉट यस सर, 100% यहाँ तक हो गया। और इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर देन रिटेंशन। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स और रेसमिक मिक्सचर होता है। ये SN1 इतनी बातें रिएक्शन हैं सर SN1। जैसे सर जैसे इन्वर्जन। ये तो मैं सर समझ गया था कि इन्वर्जन रिटेंशन इसका मेन कारण अगर सामने से आएगा तो लिविंग ग्रुप का वो मतलब रिपल्सन वाला है ना सर। हाँ, मिलेगा। सामने से आएगा तो लिविंग ग्रुप रिपल्सन होगा ही ना। जैसे आप एक जी आदमी सर। उस रूम से बाहर निकल रहा है और आगे से निकल रहा है और आप उसी से आ रहे हो, तो सीधी सी बात है वहां पे रिपल्सन होगा। और अगर कोई बैक से आ रहा है और सामने से कोई जा रहा है
तो रिटेंशन होगा। तो ये SN1 की कहानी है। नेक्स्ट क्लास फिर क्वेश्चन कराएंगे, आज का क्लास यहीं तक होगा। तो आज यहाँ तक आप पढ़ लेना SN1, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और SN2 की बातें। रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा आपको, तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा, अगर जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे देख लीजिएगा। कल इनऑर्गेनिक करेंगे ना सर? कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, SN2 तक कंटिन्यू करने के बाद ही क्लासेस खत्म करेंगे। तो कल इसी हाँ को सर। कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए तो उनको आप बता दीजिएगा कि आप आज के आज वीडियो लेक्चर से पढ़ लें उसको, क्योंकि वो जरूरी पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा, कल समझ नहीं आएगा कुछ। उनको जरूर आप मैसेज करके बोल देना, जरूर आप लोग जरूर बोल देना जो आपके दोस्त क्लास नहीं किए हैं आज का, वो कम से कम क्लास जो है वो पे कर लेंगे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास। और यहाँ तक क्वेश्चन कर लेंगे ना सर मॉड्यूल का? यहाँ तक के मॉडल में क्वेश्चन कर लीजिएगा। SN1 की पूरी कहानी मैंने ऐसे बता दी आपको, रिएक्टिविटी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होता है, और SN1 के प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कल क्लास में कराए जाएंगे, और साथ ही साथ SN2 के भी क्वेश्चंस SN2 भी पढ़ा दिया जाएगा आपको। तो उन बच्चों को आप बोल दीजिएगा जिन बच्चों ने क्लास नहीं करी, क्योंकि कल की क्लास अगर समझना है तो आज की क्लास आनी चाहिए, नहीं तो कल की क्लास कुछ समझ नहीं आएगा। बेहतर है कि वो नोट्स बना लें, पढ़ लें और देख लें, और मॉड्यूल सेक्शन बी तक कर लें। सेक्शन बी तक आप कर पाएंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू और सर। आप एक बार Thank you, मॉड्यूल sir. सेक्शन बी तक Thank you, भेज देना, sir. एक बार देख लेंगे हम, अगर आपका कुछ होगा तो, या मेरे पास होगा, छोड़ ठीक मत है। भेजना आप। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.